बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों नरेंद्र मोदी रविवार की शाम यानी कि कल शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जब पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली, वहीं अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, ललन सिंह, जीतन राम मांझी सहित कई नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें तीसरी बार जनता ने चुना है। यह तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी पटना में देखी जा रही है, जहां जेडीयू और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दोस्तों टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन है और टीडीपी की मदद से ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब इसको लेकर एक नया ताजा मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश नायडू ने हाल ही में एक न्यूज चैनल से कहा था कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि परिसीमन और फिर समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय एक तरफा न लिया जाए और न ही किसी समुदाय का आरक्षण छीना जाएगा। आपको बता दो कि ये सारे मुद्दे बीजेपी के लिए बेहद अहम है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में ये काफी ज्यादा जोर शोर से उठा रहे थे, खास करके मुस्लिम आरक्षण को लेकर के और मुस्लिमों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के, और एक साफ तौर पर ऐलान किया था कि इसको हम खत्म कर देंगे अगली बार जब सरकार में आएंगे। तो इस बार जब सरकार में आए तो टीडीपी के सहयोग से आए और टीडीपी मुसलमानों के लिए तरह तरह की योजना लेकर के आए हैं। अपने राज्य में मुसलमानों को आरक्षण भी दिया है। अब इसी को लेकर के टीडीपी ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि एक तरफा कोई भी फैसला नहीं लिया जाए। जहाँ टीडीपी से 16 सांसद आए हैं और टीडीपी एनडीए को समर्थन दे रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही बोलते हुए लोकेश ने कहा कि समुदाय को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एन लोकेश नायडू ने कहा कि टीडीपी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है और रहेगी। हम किसी का कोटा नहीं छीनेंगे, जो किसी को भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीडीपी नेता ने कहा कि ये रुख बीजेपी का है और वे तब होगा जब बीजेपी राज्य में अपने दम पर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाएगी। एन लोकेश ने कहा कि मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि टीडीपी किसी भी समुदाय का कोटा नहीं हटाएगी। चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा कि सरकार का हमेशा से ये मानना रहा है कि सामाजिक और फिर धार्मिक रूप से पिछड़े समुदाय को, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर जाति की हो, गरीबी से निपटने के लिए लाभ मिलना चाहिए और फिर ये जारी रहेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण किया है। वहीं पर आपको बता दूं कि देश की 543 सीटों पर जीत हासिल करने वाले सभी सांसद बिना शपथ ग्रहण किए हुए सदन में नहीं जा सकते। जी हाँ, संसद भवन में एंट्री के लिए सभी सांसदों का शपथ लेना जरूरी होता है। ऐसे में अगर कोई भी सांसद बिना शपथ संसद भवन में प्रवेश करता है तो उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और उसे जुर्माने के रूप में 500 रुपए चुकाना होगा। वहीं पर यही नहीं, बिना शपथ के सदन में बैठने वाला सांसद कार्रवाई में दखल नहीं दे सकता और न ही उसे वोटिंग का अधिकार होता है। आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 99 में सांसदों के शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के सामने सभी सांसदों को शपथ ग्रहण करना जरूरी है, अनिवार्य है। इस खबर को इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जो मंत्रियों ने तो शपथ ग्रहण किया है, प्रधानमंत्री ने भी शपथ ली है, तो क्या ऐसे में सांसदों को भी शपथ ग्रहण करना चाहिए, यानी कि सांसद भी शपथ ग्रहण करेंगे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करेंगे। बिना शपथ ग्रहण किए हुए उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शाम ठीक 7:24 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी शपथ 7:25 पर खत्म हुई, यानी कि 1 मिनट तक शपथ ली। मोदी ने इस बार जब शपथ ली तब उन्होंने रॉयल ब्लू रंग यानी कि शाही नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। आज शाम जब उन्होंने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली तो उन्होंने इस मौके के लिए शाही नीले रंग का चयन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नीले रंग का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि
नीले रंग को भारत की ज्योतिषीय परंपराओं में शक्तिशाली और गहरा रंग माना जाता है। ये स्थिरता, ज्ञान, आत्मनिरीक्षण और फिर अत्याधुनिक गहराई जैसे गुणों को दर्शाता है। नीले रंग अक्सर गले के चक्र से जुड़ा होता है, जो कि संचार और फिर आत्म अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह रंग भावनाओं, ज्ञान, संवेदनशीलता को दर्शाता है। माना जाता है कि नीला रंग मन को संतुलित और फिर शांत करने में मदद कर सकता है, जिससे शांति को बढ़ावा मिलता है। शाही नीला रंग अक्सर वफादारी, अधिकार जैसे गुणों से जुड़ा होता है। ये शक्ति, सुधार और फिर शांति को दिखाता है। ये बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और स्थिरता का भी निशान है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हजारों मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी और फिर सहयोगी दलों के 71 सांसदों ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इस दौरान वहां मौजूद तमाम मेहमानों में बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी मौजूद थे। अब दोनों की एक तस्वीर इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। समारोह स्थल पर शाहरुख खान रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी के साथ पहुंचे थे। शाहरुख खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी थी। जी हाँ, वहीं पर शाहरुख खान जब अपनी जगह पर पहुंचे तो फिर वहां अक्षय कुमार भी मौजूद थे। ऐसे में शाहरुख खान और अक्षय को आगे बढ़कर के एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ गले मिले। दोनों के गले मिलने की तस्वीरें खूब चर्चा बटोर रही है और सोशल मीडिया पर छा गई है। जब पीएम मोदी और मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान काले रंग की ड्रेस में पहुंचे थे, वहीं पर अक्षय कुमार पिंक रंग की शर्ट और पैंट में नजर आए। शपथ ग्रहण से सामने आई दोनों की तस्वीरें को दोनों के ही फैंस इंटरनेट पर खूब ज्यादा वायरल कर रहे हैं। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। जब उसको मंत्री बनाया गया पहली बार, चिराग पासवान को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उनका अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। चिराग पासवान ने काले रंग का सूट पहना था, जिसके पॉकेट स्क्वायर में तिरंगा था और माथे पर टीका लगा रखा है। चिराग पासवान के इस अंदाज की चर्चा हो रही है, जब उनके इस गेटअप में तिरंगा के प्रति सम्मान और फिर धर्म के प्रति विश्वास झलक रहा था। चिराग के पिता दिवंगत रामविलास पासवान भी मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और अब बेटे चिराग पासवान भी मोदी कैबिनेट में ही मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि एनडीए की सहयोगी दल लोजपा रामविलास ने बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है और बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की, जहां उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के शिव चंद्र राम को 1,70,105 वोटों से हराया। दोस्तों, बिहार के भागलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब उसका पति फरार हो गया। जहाँ उसके बाद से नवविवाहिता अब न्याय पाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। ये मामला बांका जिला के बराहट थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि लड़की को अपने ही गाँव के एक युवक से इस कदर इश्क हो गया था कि उसके प्यार के लिए उसने अपने परिवार तलक को छोड़ दिया। आरोप है कि लड़की को युवक ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसा करके शादी का प्रलोभन देकर के गर्भवती बनाया, उसके बाद उसका गर्भपात भी कराया। जब लड़की ने दबाव बनाया तो फिर युवक और फिर उसके परिवार वालों ने मिलकर के दोनों की शादी रचा दी, लेकिन ये शादी 4 दिन भी नहीं टिक सकी। अब पीड़ित नवविवाहिता न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। जानकारी के मुताबिक ये मामला तब सामने आया जब नवविवाहिता भागलपुर रेंज डीआईजी विवेकानंद के कार्यालय न्याय के लिए गुहार लगाने पहुंची। दरअसल बांका जिला के बराहाट थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी नवविवाहिता निशा भारती ने प्रेमी पति मनीष पासवान पर शादी करके परिजनों के साथ फरार होने का आरोप लगाया है। जब पीड़िता ने डीआईजी से लिखित शिकायत की है। जब शिकायत पत्र में पीड़िता निशा भारती ने बताया है कि ये यादव समाज से आते हैं और उसका पति पासवान जाति के हैं। जब वे गांव के ही संजय पासवान का बेटा है। उन्होंने बताया है कि मनीष के साथ पिछले 7 सालों से प्रेम प्रसंग में थी। इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बने, जिससे मैं गर्भवती हो गई। मनीष ने विश्वास में लेकर के ये कहा था कि हम दोनों शादी कर देंगे, लेकिन शादी के पहले बच्चा नहीं आना चाहिए, जिसके बाद मैंने उसका विश्वास करके दवा खा ली थी। निशा ने बताया है कि जब मैंने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर के मनीष पर शादी के लिए दबाव बनाया, तब उसके बाद मनीष के माता पिता ने मुझे बुला करके अपने सामने मनीष से 17 मई को मेरी मांग में सिंदूर भी भरवा दिया। वहीं पर शादी होने के बाद मनीष के परिजनों ने हम दोनों को भागलपुर के कहलगांव स्थित एक होटल में हनीमून मनाने के लिए भेज दिया। वहाँ पर हम दोनों होटल में 4 दिनों तक पति पत्नी के रूप में रहे। जब पीड़िता ने बताया है कि इसी दौरान मनीष के पिता ने 21 मई को हम दोनों को कोर्ट मैरिज करने के लिए बांका बुलाया। फिर मनीष के पिता संजय पासवान ने मुझको मेरे
पति दयानंद यादव और फिर मेरे परिजनों को सौंप दिया। मैं अपने पिता के साथ घर वापस नहीं जाना चाहती थी, तो फिर उन्होंने मेरी जमकर की पिटाई कर दी, क्योंकि वे मेरी इस शादी से नाखुश थे। तभी मनीष को भी उसके पापा अपने घर ले गए और मुझसे कोई भी संपर्क नहीं होने दिया। जब बात करना चाहा तो फिर मनीष के पापा ने कहा कि 10 लाख रुपए दहेज में ले देगी तभी मेरे घर में आ सकती हो। निशा ने आरोप लगाया है कि मनीष को उन लोगों ने कहीं छिपा दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट जीत करके आने वाले गिरिराज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जब बेगूसराय लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के दौरान दायर हल्फनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। हल्फनामे के अनुसार गिरिराज सिंह 10 करोड़ 16 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। गिरिराज सिंह की पत्नी के पास 4 करोड़ 15 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। हल्फनामे में गिरिराज सिंह ने बताया था कि उनके पास 2 करोड़ 9 लाख रुपए की चल संपत्ति और 8 करोड़ 7 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। जहां उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति है और 2 करोड़ 90 लाख रुपए की चल संपत्ति है। हल्फनामे के अनुसार गिरिराज सिंह के पास 1,96,000 रुपए नगद है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1,46,000 रुपए नगद है। जहां उनके पास 2 बैंक अकाउंट है और 1,10,000 रुपए सोने के आभूषण है। उनकी पत्नी के पास 6 बैंक अकाउंट है, 7 लाख रुपए सोने के आभूषण और 50,000 रुपए के चांदी के आभूषण है। हल्फनामे के अनुसार गिरिराज सिंह की अचल संपत्ति में कुछ पैतृक संपत्ति भी शामिल है। साल 2023-24 में उनकी आय 16 करोड़ 61 लाख 990 रुपए रही है। दोस्तों, अग्निवीर योजना और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि जदयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जब पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है, वहीं पर उनके इस बयान पर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है। अग्निवीर को खत्म करना चाहिए। बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं हुआ। पप्पू यादव ने आगे कहा कि जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, बीजेपी अपने घटक दल से बात करें। मैं चंद्रबाबू नायडू और फिर नीतीश कुमार से कहूंगा कि समाज में नफरत फैलाने वाले किसी प्रकार के कदम का आप समर्थन न करें। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के भरोसे सरकार है तो फिर आरक्षण लागू कराएं, जातिगत जनगणना कराएं, विशेष राज्य का दर्जा लें, विशेष पैकेज लें, बिहार के बाढ़ की स्थिति के लिए बांध बनवाएं, अधिक से अधिक हवाई अड्डा हो। मैं चाहता हूं कि विकास हो। जब मेरी विचारधारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की है, जब पूर्णिया के विकास के लिए पीएम मोदी से मैं जरूर मदद लूंगा। आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन्हें दूर किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने विधि आयोग प्रमुख को पत्र लिख चुके हैं और कहा गया है कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी हितधारकों से बात करके इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि हम एक देश एक चुनाव के समर्थन में हैं। दोस्तों, अगले महीने नियोजित शिक्षकों की एक सबसे बड़ी मुराद पूरी होने वाली है। जहां आपको बता दूं कि सरकार ने इसको लेकर के फैसला कर लिया है। जी हां, बिहार में सक्षमता परीक्षा में पास होने वाले 1,87,615 नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है। काउंसलिंग जून के अंत में होगा। जुलाई में शिक्षकों के पदस्थापन के लिए चयनित जिले में विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन में से होगा। जब विद्यालय आवंटन के पहले सभी संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग राज्य मुख्यालय में होगी। फिलहाल काउंसलिंग में शिक्षकों के उन सभी प्रमाण पत्रों एवं कागजात का सत्यापन होगा जो सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी होगा। जैसे शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक सक्षमता परीक्षा में 11वीं और फिर 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं 10वीं के 20,354, छठी 8वीं के 22,941 और फिर पहली से 5वीं कक्षा के 1,93,010 शिक्षक पास हुए हैं। ये सभी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर ये काम 3 महीना में नहीं हुआ तो फिर हम सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर 3 महीने में पूर्णिया में आम आदमी का राम राज नहीं आया तो चौथे महीने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार के भविष्य को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आप सभी के पीएम हैं।
मेरे भी प्रधानमंत्री है, ऐसे में विपक्ष को मत भूलिएगा। उन्होंने पीएम मोदी को से अपील की है कि पूर्णिया क्षेत्र का काम करा दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि कोसी सीमांचल को बदलना उनकी प्राथमिकता है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि 2 साल के भीतर पूर्णिया को नंबर 1 बनाएंगे और पूर्णिया भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर पूर्णिया में 3 महीने में आम आदमी का रामराज नहीं आया तो चौथे महीने में रिजाइन कर दूंगा। दोस्तों, बिहार के सीवान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सीवान में 13 जून को युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके लिए सीवान के सरकारी IITI संस्था में ओपन कैंपस सिलेक्शन आयोजित किया जाएगा। खबर के अनुसार सीवान के सरकारी IITI में 13 जून को सुबह 9 बजे से कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत की सबसे बड़ी टाटा टेक कंपनी सिलेक्शन में भाग लेगी और युवाओं को नौकरी प्रदान करेगी। आपको बता दूं कि जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस ओपन कैंपस सिलेक्शन में किसी भी सरकारी या फिर निजी IITI पास स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। स्टूडेंट अपने दस्तावेज के साथ यहां उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से फेल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बहाने विधायकों की भी अग्नि परीक्षा हुई है। जब पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल की 11 लोकसभा सीटों पर 66 विधायकों के काम का जनता ने आकलन किया है। कुछ विधायकों ने तो बेहतर परिणाम दिए, लेकिन कुछ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जहाँ हारे हुए कुछ प्रत्याशियों ने भीतरघात तक का आरोप लगा दिया। में से है बीमा भारती। जब पूर्णिया से राजद प्रत्याशी बीमा भारती को उनके ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने पसंद नहीं किया। वहीं पर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के 3, कांग्रेस के 1 और राजद के 2 विधायकों का कब्जा था। सूर्यागढ़ और मोकामा के राजद विधायकों ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान नीतीश कुमार का साथ दिया था। जदयू उम्मीदवार ललन सिंह को सबसे अधिक वोट लखीसराय में मिले। यहाँ के विधायक राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। वहीं पर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के 3, जदयू के 2 और फिर कांग्रेस के 1 विधायक है। इसके बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने यहाँ पर जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को पराजित किया। जब पप्पू को सबसे अधिक वोट कस्बा विधानसभा क्षेत्र से मिले हैं, यहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। वहीं पर भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा लोकसभा के प्रत्याशी थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 1000 वोटों की बढ़त बनाई, लेकिन राजद विधायक के क्षेत्र नाथनगर में वे लगभग 10,000 वोटों से पिछड़ गए। वहीं पर सुपौल में चुनावी मुकाबला दिलचस्प रहा। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर जदयू के 4 और भाजपा राजद के 1-1 विधायक हैं। राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए। वहीं पर किशनगंज लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल है। यहाँ लोकसभा के 3 उम्मीदवार मुस्लिम ही थे, लेकिन चुनावी बाजी कांग्रेस ने जीती। यहाँ की 5 सीटों पर कांग्रेस और राजद के विधायक हैं। वहीं पर AIMIM के एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान खुद अपनी पार्टी से इस बार प्रत्याशी थे। किशनगंज, अमोर और बायसी से कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में बेहतर वोट डाले गए। वहीं पर सीमांचल का अररिया लोकसभा क्षेत्र भी अल्पसंख्यक बहुल है, लेकिन यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह ने जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी को अररिया और जोकीहाट में अधिक मत मिले, लेकिन अन्य 4 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने बढ़त बनाई। माय समीकरण यहाँ पर ध्वस्त दिखा। अब बिहार के स्कूलों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार में 10 जून से नए समय पर स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में भीषण गर्मी के चलते छात्र छात्राओं के लिए बंद किए गए स्कूल 10 जून से वापस खुलने जा रहे हैं। राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में सोमवार से नए समय पर स्कूलों का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। 10 जून यानी कि आज से अब स्कूल सुबह 6:30 बजे खुलेंगे और 11:30 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। ACS सिद्धार्थ के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों की नई टाइमिंग आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगी। दोस्तों, चिराग पासवान ने राजनीति में अपनी अहमियत को साबित कर दिया है। जहां उनकी पार्टी लोजपा रामविलास ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करके सबको चौंका दिया। चिराग पासवान ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ भी ग्रहण कर ली है। चिराग पासवान पहली बार मंत्री बने हैं। जहां आपको बता दूं कि चिराग पासवान एनडीए के ऐसे सहयोगी हैं जिसका लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा। जब पिछले चुनाव में उनकी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव में उतरी थी और सभी सीटों पर शानदार जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गठबंधन की तरफ से 5 सीटें मिली थी और सभी 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान बॉलीवुड में कंगना रनौत के साथ डेब्यू किया था। जहां हालांकि चिराग पासवान को यहां पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। 2011 में तनवीर खान के निर्देश में बनी फिल्म चिराग और कंगना रनौत लीड रोल में थे। फिल्म को दर्शक ज्यादा पसंद नहीं कर पाए और चिराग पासवान राजनीति में अपनी संभावना खोजने लगे। 2014 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए चिराग पासवान ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चिराग पासवान जमुई से सांसद बन
गए। इसके साथ ही रामविलास मोदी और हनुमान चिराग की दोस्ती की चर्चा देश भर में होने लगे। ये दोस्ती तब तक भी चलता रहा जब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो गई। राजनीति में लगभग एक दशक बीतने के बाद चिराग पासवान के परीक्षा की शुरुआत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद रामविलास पासवान बिहार में राज्य भर के लिए चुने गए। इस चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान के अनुसार नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान का अपमान किया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। लेकिन फिर भी चिराग पासवान मोदी का साथ नहीं छोड़ा और मोदी के हाथों को जमकर के पकड़ के रहा। और आज नतीजा ये है कि चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 पर जीत दर्ज की। और साथ ही साथ चिराग पासवान को कैबिनेट में मंत्री भी बना दिया गया। यानी कि चिराग पासवान आज रात मंत्री पद की शपथ ले भी लिया है। हालांकि चिराग पासवान को कौन सा विभाग मिलेगा ये आगे तय की जाएगी। दोस्तों, देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून मध्य अरब सागर और फिर दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मध्य अरब सागर के बचे हुए हिस्सों और मुंबई और फिर तेलंगाना सहित महाराष्ट्र के कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ने वाले के लिए परिस्थितियों की अनुकूल है। मौसम विभाग के वेदर बुलेटिन के मुताबिक अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र तटीय और फिर उत्तर कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद बिहार के 8 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, ललन सिंह और चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। जब वहीं पर नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र डूबे और राजभूषण चौधरी ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ली। जब बिहार से सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बाकी सभी सांसदों ने शपथ लिया। जब मोदी 3.0 में गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय को रिपीट किया गया है, वहीं पर 6 चेहरे राजभूषण चौधरी, सतीश चंद्र डूबे, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, चिराग पासवान और रामनाथ ठाकुर को पहली बार जगह मिली है। मोदी 3.0 में बिहार से सबसे ज्यादा 8 सांसदों को जगह मिली है। इसमें 2 भूमिहार, 2 दलित, 1 यादव, 1 ईबीसी और 1 ब्राह्मण और 1 मल्लाह जाति शामिल है। दोस्तों, किशनगंज की बेटी निधि चौधरी ने एक बार फिर से जिला ही नहीं बल्कि अपने देश भारत का नाम भी रोशन किया है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला की पोठिया प्रखंड की बिटिया निधि चौधरी सरकारी विद्यालय की शिक्षिका के साथ साथ एक बेहतरीन कवित्री के नाम से भी जानी जाती है। इस बार उन्हें पड़ोसी देश नेपाल में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल के झापा में हरिप्रसाद बहुभाषा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। उस महोत्सव में विभिन्न देशों के साहित्यकारों ने भाग लिया था। इसी कड़ी के तहत निधि चौधरी को नेपाल एकेडमी के कुलपति सह पूर्व विधायक हरिप्रसाद पटवाल द्वारा मोमेंटो शॉल और फिर बुके देकर के सम्मानित किया है। आपको बता दें कि निधि चौधरी अपनी कविताओं द्वारा न केवल बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान रखती है। इस बार उनकी कलम की गूंज सीमा पार पड़ोसी देश नेपाल की मिट्टी तक पहुंची। दोस्तों, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही करीब 71 मंत्री पद और फिर गोपनीयता की शपथ ली है। जब बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। पीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी है। जब अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जब प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं जदयू विधान पार्षद सह पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया में बयान जारी करके नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए गठबंधन ने 3/4 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के राजभूषण चौधरी को भी नई मोदी कैबिनेट में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। जी आपको बता दें कि 46 वर्षीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कांग्रेस के अजय निषाद को करीब 2,34,927 वोटों से हराया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के राजभूषण चौधरी को 6,19,749 वोट मिले, जबकि अजय निषाद को 3,84,822 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। राजभूषण चौधरी बिहार में सबसे अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले
पहले नेता बनकर के उभरे हैं। इस लोकसभा चुनाव में उनसे अधिक वोटों के अंतर से किसी भी नेता ने बिहार में चुनाव नहीं जीता है। राजभूषण चौधरी का जन्म 4 जुलाई 1977 को बिहार के बेगूसराय में हुआ था। वे ग्रेजुएट पास हैं और एक डॉक्टर भी है। जब बेगूसराय के कुंभी से मैट्रिक की परीक्षा पास करके समस्तीपुर के हसनपुर कॉलेज से एंटर किया। इसके बाद धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में से EMD की डिग्री ली। वे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट भी रहे हैं। दोस्तों, एनडीए की सरकार बनने पर पटना में जश्न का माहौल है। जदयू पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी जश्न मना रहे हैं। जब पटाखे फोड़े जा रहे हैं, रंग गुलाल अबीर लगाए जा रहे हैं। जहाँ उधर बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ लेने को लेकर के बीजेपी नेताओं में खुशी का माहौल है। जहाँ नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कार्यकर्ताओं ने 5 मुखी शंख से शंखनाद किया और फिर घंटी बजा करके जश्न मनाया। इस मौके पर जदयू MLC नीरज कुमार ने कहा है कि झोपड़ी के लाल कर्पूरी ठाकुर के बेटे को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। जब पिछली बार फिर वंचित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मोदी ने मंत्रिमंडल में जगह दी है। नीरज कुमार ने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है जो 2025 में दिखेगा। एक बड़ी खबर जनसुराज की तरफ से सामने आई है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की जनसुराज जो अभियान चला रहा था जनसुराज के बैनर तले, अब जनसुराज पार्टी बन गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जनसुराज दल था पहले, लेकिन अब दल की जगह पार्टी बन गई है और इस पार्टी का नाम वो जनसुराज ही रखा गया है, जनसुराज पार्टी। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है ट्विटर पर, यानी कि X पर इसको पोस्ट करते हुए ये बातें कही गई है। उन्होंने कहा है कि दल का नाम सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। अब दल का नाम जनसुराज पार्टी रहेगा और 2 अक्टूबर 2024 को इसके संविधान को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यानी कि प्रशांत किशोर का कहना यह है कि 2 अक्टूबर 2024 को इसको आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा और ये पार्टी अभी बन गई है। यह प्रशांत किशोर का ये बड़ा ऐलान है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ, जनसुराज एक दिन पार्टी बनेगी और पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव लड़ेगी। अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर उसी ओर कदम बढ़ा रहे हैं और जनसुराज को पार्टी बना दिया है आज, और 2025 के विधानसभा चुनाव के सभी 243 विधानसभा में इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। ये कहना है जनसुराज पार्टी का, ये प्रशांत किशोर का। दोस्तों, इस साल 18वीं लोकसभा चुनाव में देश भर से 24 मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस बार मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं हुए। जैसे कि आपको पता होगा कि कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ साथ करीब 60 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनमें से एक भी मुस्लिम सांसद मौजूद नहीं था। हैरानी वाली बात यह है कि एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बने इस बार, जबकि पूरे देश में 24 मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। जहाँ ये आंकड़ा पिछली बार के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर से 26 मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर के संसद पहुंचे थे। देखा जा सकता है कि इस बार के आंकड़ों में पिछले बार के मुकाबले 2 सांसद कम हुए हैं। हाँ, 2014 की तुलना में इस बार एक मुस्लिम सांसद की बढ़ोतरी जरूर हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 23 मुस्लिम प्रत्याशी जीत करके सांसद बने थे। जब लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 78 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं पर 2019 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 115 प्रत्याशी थी। अब हैरानी वाली बात यह है कि इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बने हैं कैबिनेट में। दोस्तों, गर्मी से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। उमस भरी गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार में 11 जून तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। जब मौसम विभाग ने आज बिहार के 20 जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। इसको लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र पटना में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना समेत दक्षिण पश्चिम और फिर दक्षिण मध्य भागों के जिलों के अधिकतर जगहों पर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा। आपको बता दें कि बिहार के कुछ जिलों में लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आज तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं पर बिहार में 2 दिनों के दौरान आंधी के साथ कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। जब मौसम विभाग के अनुसार 11 मई तक गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। 15 जून तक मानसून के लिए बिहार में प्रवेश के आसार हैं। इसके बाद ही गर्मी से राहत मिल सकती है। जब राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के मध्य और फिर दक्षिणी जिलों में अधिकतम तापमान का पारा 40 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। जब मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 जून तक तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। बिहार के कई जिलों में लू और फिर भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही है।
दोस्तों बिहार में बड़ा खेला हो गया है, जहां यहाँ पर बिहार पुलिस ने तेजस्वी यादव के 2 भतीजों के घर पर छापेमारी करके कार्रवाई की है। यहाँ से तेजस्वी यादव के 2 भतीजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ जान लेने के मामले में जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, इसी मामले को लेकर के पुलिस ने एक्शन लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों का नाम सुदेश यादव और बेटा आकाश यादव विकास यादव बताया जा रहा है। ये दोनों लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई के पोते हैं। और दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज से सटे भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जब वह सीमा पार करके अवैध रूप से घुसपैठ कर रहा था। जानकारी के अनुसार भारत आने के लिए उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं था। दरअसल जवानों ने उसे शक के आधार पर रोक करके पूछताछ शुरू की। इस दौरान पूछताछ में पता चला है कि युवक बांग्लादेश का नागरिक है और वह नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करना चाह रहा था। युवक ने अपना नाम अशफाक अली और फिर जिला भोला बांग्लादेश बताया है। एसएसबी ने पूछताछ के बाद नागरिक को गलगलिया थाना के हवाले कर दिया, जहां पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले को लेकर के ठाकुरगंज एसडीपीओ मंगलेश सिंह ने बताया है कि भात गांव चेक पोस्ट पर एसएसबी के जवानों ने जांच के दौरान एक बांग्लादेशी युवक को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। ये नेपाल से भारत में प्रवेश करने की फिराक में था। यह युवक ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में स्वीकार किया है, जहाँ उसके पास एक फर्जी आधार कार्ड और फर्जी भारतीय सिम कार्ड बरामद हुआ है, जहाँ आधार कार्ड पर यूपी का पता दर्ज है। दोस्तों खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकते हैं। जहां पप्पू यादव ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं, वहां उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। पप्पू यादव ने कहा कि इसमें कोई बहस नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, या कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ, मेरी आइडियोलॉजी ही है वही है, जहाँ ये पूरी तरीके से क्लियर है। उनसे सवाल किया गया कि क्या बिहार में कांग्रेस के 4 सांसद है, तो इस सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि इसमें कोई बहस नहीं है। जो रिश्ते हमारे प्रियंका और फिर राहुल गांधी के साथ है और जो जनता का विश्वास है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तय करना है। कांग्रेस के द्वारा ये कहे जाने पर कि एनडीए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है, इस पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जहां ललन सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो अंगूर खट्टा मिला अब कहते फिर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि अभी वे सरकार बना रहे थे और फिर देश का संविधान खतरे में था, लेकिन आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल पहुंचे तो फिर उन्होंने भारत के संविधान को नमन किया। जहाँ उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो फिर इसी तरह से खट्टे अंगूर लगते हैं। वहीं पर बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिल जाएगा, इस सवाल पर ललन सिंह ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि जदयू प्रमुख बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बिहार कैबिनेट ने पिछले साल एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से राज्य को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया था। यह तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा राज्य में किए गए जातीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के कारण फिर से ये मांग की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को देखते हुए किसी भी राज्य से विशिष्ट श्रेणी का दर्जा की मांग पर विचार नहीं करेगी। दोस्तों पंचायत के सचिव और सहायक के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 15,000 से ज्यादा पदों पर जल्द ही अप्लाई होगी। आपको बता दो कि पंचायत वेब सीरीज से तो लगभग आप वाकिफ होंगे। इस वेब सीरीज का सबसे मशहूर किरदार पंचायत सचिव और सहायक विकास का है। वेब सीरीज देखने के बाद लोगों में इन दोनों पदों पर नौकरी का क्रेज काफी बढ़ गया है। ऐसे में हाल ही में बिहार सरकार पंचायती राज ने अपने यहाँ पर पंचायत सचिव, पंचायत राज अधिकारी, कार्यालय परिचारी से लेकर के पंचायत सहायक के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4351 अस्थायी और फिर 11,259 अस्थायी यानी कि संविधा के आधार पर रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना आवेदन कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग में भर्ती से संबंधित जानकारी पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों को जिला परिषद और फिर पंचायत कार्यालयों को संचालित करने के लिए इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है बिहार वासियों के लिए और ये चिंताजनक वाला अपडेट है कि 2030 तक बिहार की धरती से पानी गायब हो जाएगा, यानी कि पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा। जहाँ पीने योग्य पानी नहीं रहेगी। जहाँ बिहार राज्य को सभी जल संसाधनों से पूर्ण माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जब पटना और दक्षिण बिहार के जिलों में जमीन के अंदर पीने के पानी का स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जब बिहार के ज्यादातर हिस्सों में 2030 तक लोगों को पानी की गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जहां इन इलाकों में दक्षिणी जिलों को 2030
2021 में गंभीर जल का संकट का सामना करना पड़ेगा। यह पानी की किल्लत से पहले ही बेंगलुरु और फिर दिल्ली सहित कई जगहों पर लोग पानी की समस्या झेल रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में पानी की एक बूंद के लिए लोगों का बुरा हाल होने वाला है। पटना और दक्षिण बिहार के कई जिलों में जमीन के अंदर पीने वाली पानी का स्तर घटता जा रहा है, यानी कि पीने वाला पानी दिन ब दिन जमीन के नीचे जा रहा है। बिहार के जिन जिलों में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है वह है बांका, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। या इन जिलों में पानी के सोर्स के सूख जाने से लोगों को पानी की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। जल विभाग के रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के किसी भी जलाशय में अब 50% पानी भी नहीं है। इनमें से केवल कैमूर में दरगावती जलाशय में केवल 47% पानी का होने का अनुमान है। यह इसे लेकर के अधिकारियों का कहना था कि बिहार में करीब 23 जलाशयों में से 16 जलाशयों में 10% से भी कम पानी बचा हुआ है। आपको बता दें कि भारत में साफ पानी के संसाधन सिर्फ 4% ही है। पीने की पानी की कमी सरफेस और वाटर ग्राउंड से पूरी होती है। अगर सरफेस वाटर की बात करें तो इनमें नदियां, तालाब और झील शामिल है, जबकि ग्राउंड वाटर पानी यानी कि जमीन के अंदर का पानी है और इन दोनों पानी की सोर्स मानसून है। लेकिन अब समस्या ये बन गई है कि इन दोनों ही पानी का स्तर बहुत तेजी से कम हो रहा है। जहाँ हर साल 0.03 मीटर ग्राउंड वाटर पानी कम होता जा रहा है। साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में औरंगाबाद, नवादा, कैमूर और जमुई जैसे जिलों में भी पानी का स्तर करीब 10 मीटर नीचे है। वहीं पर साल 2000 में पानी का स्तर 10.97 नीचे पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पानी की कमी क्यों हो रही है, जब पानी जमीन के अंदर क्यों चला जाता है। तो आपको बता दूं कि ग्राउंड वाटर की पानी की कम होने की वजह भारत की खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। इसके हिसाब से भारत में जितने पीने लायक पानी है उसका करीब 80% पानी का इस्तेमाल खेती के लिए हो जाता है। अनुमान है कि भारत में हर साल 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ बारिश से मिलता है, लेकिन इनमें से 1999 बिलियन क्यूबिक पानी ही इस्तेमाल के लिए मिल पाता है और इनमें से भी 1122 बिलियन क्यूबिक पानी ही यूज़ करने के लायक होता है, जिसमें से हम 699 बिलियन क्यूबिक पानी ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन आबादी और फिर लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है और फिर पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण असर पड़ रहा है।